एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। अगर आप चाहते हो कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए तो इसके लिए पहले आपको जानना होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी संस्थाएं हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करती हैं। उम्मीद है आपको पता होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, क्योंकि हम पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में एक वीडियो तैयार कर चुके हैं। आपने वो वीडियो देख लिया होगा, इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे ने, किसी साथी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देखना है और आपको जानना है इस अकाउंट के बारे में, आय और व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप जानिए फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो पहला जो फीचर है वो है नेचर ऑफ अकाउंट, दूसरा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा है इसमें आइटम रिकॉर्डेड, फोर्थ है एडजस्टमेंट और फिफ्थ है पर्पस। एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट की, जैसा कि अभी मैंने बताया था शुरुआत में कि आपको पहले जानना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो जैसे ही आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा या वो वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें बताया गया है कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो है एक नॉमिनल अकाउंट। मतलब कि इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नेचर है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो इसका रूल हमें क्या बताता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इस रूल से हमें क्या पता चलता है, इस रूल से हमें पता चलता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी हमारे लॉस हैं, वो सारे के सारे दिखाए जाएंगे डेबिट साइड, और जितने भी हमारी इनकम है, जितने भी हमारे गेन या प्रॉफिट हैं, वो सारे के सारे दिखाए जाएंगे क्रेडिट साइड। अब जैसे कि इसके तो नाम में ही क्या लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये भी बात किसकी करेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर की। और नॉमिनल अकाउंट होने के कारण जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होंगे उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा इसकी डेबिट साइड, और जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड। ये बात इसके मीनिंग में भी हमने पढ़ी थी कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर का कोई भी अकाउंट हो उसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो डेबिट साइड आएंगे और जितनी भी इनकम होंगी वो सारी की सारी क्रेडिट साइड आएंगी। अब एक्सपेंडिचर क्या कुछ हो सकते हैं, अगर एक एनपीओ के तौर पे बात करें, रेंट का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का खर्चा हो सकता है, या फिर अगर कोई मेडिकल क्लब है तो मेडिसिन का खर्चा हो सकता है। इनकम कैसे हो सकती है, अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो इसमें दिखा देता है सेल ऑफ ग्रास। अब स्पोर्ट्स क्लब है तो आपके पास ग्राउंड होगा, ग्राउंड है तो इसका मतलब पार्क है, और वहाँ पे जो घास होगी पार्क में वो बड़ी होगी, उसको काटा जाएगा, उसको आगे सेल भी कर दिया जाता है। या फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, अगर हमारे यहाँ न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं
और जब काफ़ी न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको रद्दी में बेचा जा सकता है। तो ये क्या है, हमारी एक तरह से इनकम है। अब जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हैं वो सारे के सारे डेबिट साइड, और जो भी हमारी इनकम होंगी वो सारे की सारी क्रेडिट साइड। फिर बात आती है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। आपने प्लस वन में पढ़ा होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। दो तरह के बेस हैं आपके अकाउंटिंग के, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। ये जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसको तैयार किया जाता है एक्रूवल बेस पे। अब हमें समझना पड़ेगा ये एक्रूवल बेस आपका होता क्या है। अगर मैं एक्रूवल बेस की बात करूं, एक्रूवल बेस का मतलब है जितनी भी आपकी एक्सपेंडिचर है या जितनी भी आपकी इनकम है वो तभी दिखाई जाएंगी जब वो हमारे सामने आती हैं, चाहे उनको हमने कैश में पे किया हो या ना किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो रेंट है, और ये जो रेंट है आपका ये है 2019 दिसंबर का, लेकिन अभी तक आपने इसको पे नहीं किया। जैसे कि आपको पता है हमारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होते हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर हम मान लेते हैं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का। लेकिन ये जो रेंट था, मान लीजिए रेंट है 2000 रुपये, वो हमने अभी तक पे नहीं किया है। एक तरह से उधार है, पे तो नहीं किया। लेकिन ये है कौन से फाइनेंशियल ईयर का, ये है 2019-20 का। तो ये 2000 रुपये का जो रेंट होगा वो यहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इसी साल का है, चाहे हमने पे किया हो या ना किया हो। एक्रूवल बेस हमें ये बताता है कि आपकी कोई भी इनकम या आपका कोई भी एक्सपेंडिचर जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, जिस समय अवधि से संबंधित है, आपको उसे वहीं दिखाना है, चाहे वो कैश में कन्वर्ट हुआ हो या ना हुआ हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यदि हम बात करें आइटम्स रिकॉर्डेड की, समझ में आया? एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, जब आपका एक्सपेंडिचर या आपकी इनकम आपके सामने आती है, जब आपने उसको जनरेट किया है वो तभी दिखाई जाएगी, वेदर दीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश और नॉट, चाहे ये कैश में कन्वर्ट हुए हों या ना हुए हों। उसके बाद आता है आइटम्स रिकॉर्डेड। आइटम्स की अगर मैं बात करूं, देखो दो तरह की आइटम्स आप लोग पढ़ते हो, एक होती है रिवेन्यू नेचर की और एक होती है कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर की जो आइटम है इनका मतलब क्या है, दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी आप आइटम्स शो करोगे, जितने भी एक्सपेंडिचर या जितने भी इनकम आप लोग दिखाओगे, वो सारी की सारी आपकी करंट ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। ना तो पास्ट का कुछ दिखाया जाएगा और ना ही फ्यूचर का कुछ दिखाया जाएगा। किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल आपका जो करंट टाइम पीरियड है सिर्फ आपने यही दिखाने हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, मान लीजिए आपने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है 2000 रुपये पर मंथ, तो एक साल का ब्याज रेंट कितना बनता है 24,000। आपने क्या किया, 1 अप्रैल 19 को ये बिल्डिंग किराए पे ली, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, लेकिन आपने जो रेंट है वो 31 मार्च 21 तक का पे कर दिया। आपने क्या किया, इसको 48,000 रुपए दे दिए इसी साल में 19-20 में। अब जो ये आपका टाइम पीरियड होगा, यहाँ आप 48,000 रुपये का रेंट नहीं दिखाओगे, यहाँ केवल 24,000 रुपये का रेंट दिखाया जाएगा, और जो बचा हुआ 24,000 रुपये का रेंट है वो आपका यहाँ आएगा।
ये होती है रिवेन्यू नेचर की आइटम या फिर करंट ईयर की जो आइटम है केवल वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाती हैं, उनके अलावा कोई भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाई जाती। या फिर आप ये कह सकते हो कि कैपिटल नेचर की जो आइटम होंगी उन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इसके बाद बात आती है एडजस्टमेंट की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको केवल रेवेन्यू नेचर की आइटम यहाँ शो करनी है। अब इसका मतलब क्या होगा, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करोगे हो सकता है आपको कुछ एडजस्टमेंट दी जाए, वो आपको ध्यान में रखनी है। एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, हो सकता है कोई एक्सपेंडिचर आपका आउटस्टैंडिंग रह जाए, हो सकता है कोई एक्सपेंडिचर आप एडवांस में पे कर दो, हो सकता है किसी प्रकार की कोई एक्रूड इनकम आपके सामने आई हो, ऐसी इनकम जो आपने कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, हो सकता है कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव होगी। जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करोगे तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे हम इसी एग्जांपल को ले लें, अब एक साल का जो रेंट है आपका वो कितना बनता है 24,000 रुपये, लेकिन आपने किया क्या, आपने तो केवल उसको 22,000 रुपये दिए हैं अभी। इसका मतलब 2,000 रुपये का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग रह गया, बकाया रह गया। तो यहाँ 22,000 नहीं दिखाओगे, यहाँ फिर भी आप रेंट कितना दिखाओगे 24,000 रुपये। कैसे आएगा, 22,000 जो आपने कैश पे कर दिया प्लस 2,000 जो आपका आउटस्टैंडिंग है, टोटल जो रेंट बनता है एक साल का 24,000 रुपये, आपको वही यहाँ पे शो करना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट आपको दी जाएंगी वो सारी की सारी आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। उन एडजस्टमेंट्स के माध्यम से ही आपको ये पता लगाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आपको दिखानी है। लास्ट में बारी आती है पर्पज की कि ये तैयार ही क्यों किया जाता है। पहले तो हम ये देखें, इसका नेचर जो है नॉमिनल अकाउंट का है, डेबिट में खर्चे दिखाओ, क्रेडिट में इनकम दिखाओ। फिर हम ये देखें कि हमने केवल जो एक्रूवल बेस है उस पर तैयार करना है इसको। हम ये देखें कौन सा हमारा खर्चा किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है ताकि उसको सही जगह पे दिखाया जा सके। फिर हम ये देखेंगे रिवेन्यू और कैपिटल नेचर की आइटम कौन कौन सी हैं। कैपिटल नेचर की आइटम को हम इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे, केवल रिवेन्यू नेचर की आइटम लेके आए। फिर हम एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखें। अब इतना सारा काम है, लेकिन पहले हमें ये तो बताओ कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा है जितनी भी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, वो भी ये देखती हैं कि एक टाइम पीरियड के दौरान या एक अकाउंटिंग ईयर में हमें इनकम कितनी हुई और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हुए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमारी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, इनकम ज़्यादा है, या फिर हमारी जो इनकम है वो कम है, किससे, एक्सपेंडिचर से। अब यदि आपकी इनकम ज़्यादा होंगी, किससे, एक्सपेंडिचर से, यदि आपकी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो ये आपके लिए होगा सरप्लस। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जिसको नाम दिया था प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट। और अगर आपकी इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ये हमें दिखाएगा डेफिसिट यानी कमी, जिसको हम कहते हैं लॉस। अब ये जो लॉस और ये प्रॉफिट है ये आते हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जब भी बात होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो इनमें आता है सरप्लस और डेफिसिट। तो ये कुछ एक पॉइंट थे किसके, फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाते की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता मीनिंग में ये बातें आ जाएंगी। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
एक्रूअल बेस पे तैयार किया जाता है। एक्रूअल बेस का मतलब है कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम आपको तभी दिखानी है जब वो जनरेट हुई है, चाहे वो कैश में कन्वर्ट हुई हो या ना हुई हो। मतलब चाहे आपको कैश के रूप में वो मिली या ना मिली, चाहे आपने खर्चे को कैश के रूप में पे किया या ना किया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो केवल ये देखना है कि हमारा जो खर्चा है वो किस टाइम पीरियड से संबंधित है। फिर हम देखेंगे आइटम्स कौन सी रिकॉर्ड करनी है। ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो हमारा आय और व्यय खाता है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें केवल रेवेन्यू नेचर की आइटम को ही रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी प्रकार की कैपिटल नेचर की आइटम को इसमें रिकॉर्ड या इंक्लूड नहीं किया जाता। एडजस्टमेंट्स जो भी दी जाएंगी, आउटस्टैंडिंग की हो, प्रीपेड की हो, एक्रूड हो, एडवांस इनकम हो, ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें करंट ईयर का डाटा जो निकालना है, अगर करंट ईयर का डाटा आपको निकालना है तो ये बातें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद इसका पर्पज क्या है? पर्पज है सिर्फ ये देखना कि इनकम ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, इनकम से। यदि इनकम ज्यादा है तो सरप्लस को शो करेगा, यदि एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट को शो करेगा। यही बात आप जोड़ सकते हो। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपने देखा होगा, वीडियो हमने तैयार किया था। उसको जब भी शुरुआत की जाती है हमेशा ही उसमें आता है टू बैलेंस बीडी। अब ये बैलेंस बीडी कैश और बैंक का हो सकता है, और अंत में आता है बाय बैलेंस सीडी। ये भी किसका हो सकता है, कैश और बैंक का। इसका मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है। लेकिन अगर बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो ना तो इसका ओपनिंग बैलेंस होता और ना ही इसका क्लोजिंग बैलेंस होता। एंड में सिर्फ एक बैलेंसिंग फिगर आएगी जो हमें सरप्लस या डेफिसिट के तौर पे कहां ट्रांसफर करनी है, कैपिटल फंड में। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका साथ, आपका प्यार, आपके सुझाव, आपका सहयोग हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें।